नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। आज हम लोग बात करेंगे तुलसीदास जी की चौपाई, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। अब इसमें मुझे नारी शब्द पर हमेशा से ऑब्जेक्शन रहा। मैं तुलसीदास जी से इस नारी शब्द पर यहाँ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। बीइंग अ नारी, मेरा ये सोचना है कि आपातकाल में कोई आपका साथ देगा कि साथ छोड़ करके भाग जाएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा या आपके संग कोई अपना संबंध नहीं रखेगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है अगले के चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके आदर्शों पर, उसके धर्म के प्रति, उसके ज्ञान पर। इसमें नर और नारी जैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नारी शब्द को यहाँ से हमेशा से हटाने के पक्षधर रही हूँ। नर हो या नारी हो, कोई भी किसी को आपातकाल में छोड़ के जा सकता है। और जिस संदर्भ में आज मैं ये तुलसीदास जी की चौपाई को कोट कर रही हूँ, उस संदर्भ में तो नारी शब्द को मैं सबसे पहले यहाँ से हटा दूंगी। क्यों? क्योंकि अपनी भाभी जी, जी हाँ, अपनी सुनीता भाभी जी इस आपातकाल में अपने केजरीवाल साहब के साथ एकदम डट करके खड़ी हुई हैं, तो इसलिए नारी शब्द को हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धीरज की। धीरज की जहाँ तक बात है, वो धीरज तो भाई केजरीवाल साहब में कूट कूट के भरा है, क्योंकि अगर इनके अंदर धीरज ना होता तो इतने सालों से वो ये कंस्पिरेसी रच करके, इतने षड्यंत्र कर करके इतने ऊंचे पायदान पर यानी सत्ता के शीर्ष पर वो ना पहुंचे होते। और अभी भी जिस हिसाब से उन्होंने धीरज रखा हुआ है, जिस हिसाब से वो अपनी चालों को एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं, उस हिसाब से धीरज तो बंदे के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं धर्म की। तो धर्म तो इस आदमी के अंदर है ही नहीं, धर्म का डी भी इनके अंदर, धर्म का धा भी इनके अंदर नहीं है। क्योंकि अगर इनके अंदर धर्म होता तो क्या ये इतने बड़े बड़े षड्यंत्र करते? यानी कि ये जनता को लूटने, जनता को बेवकूफ़ बनाने, लोगों को बरगलाने, ये सब तो छोड़ दीजिए। इस बंदे के खिलाफ तो देशद्रोह के जाने कितने सारे कनेक्शंस पाए गए हैं कि CIA से इनका कनेक्शन पाया गया है। CIA द्वारा फंडेड जो फोर्ड फाउंडेशन है, उसके द्वारा इनके NGOs परिवर्तन और कबीर और एक कोई और इन्होंने NGO खोला था, वो सीधे सीधे फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडेड होते थे। और एक CIA की एजेंट है सिनरीत ली, वो तो डायरेक्ट इनके कनेक्शन में रहती थी। कितनी चीज़ें उनके साथ इनकी वायरल हुई थी। वो इनकी सरकार के सारे मामलों में दखल रखती थी और उनके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखती थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल भारत में CIA के सीधे सीधे एजेंट है, ऐसा कुछ लोगों का कहना भी है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी चली हैं, जिसके आधार पर इनके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए धर्म भी इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। धीरज, धर्म, नारी, तीन चीज़ें तो इन चौपाई से निकल गई। अब चौथी चीज़ आती है, वो है मित्र। तो अगर हम देखें सत्ता में आने के, वैसे अरविंद केजरीवाल का पुराना जीवन क्या था इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके जो खास मित्र थे उनमें एक तो थे चड्ढा साहब इनके बहुत खास मित्र थे। उसके बाद इनके संजय सिंह जी इनके खास मित्र थे। उसके बाद भगवंत मान सिंह जी इनके खास मित्र थे। तो इनके इन खास मित्रों के ऊपर आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक चड्ढा जी का सवाल है, तो चड्ढा जी मुझे लगता है इनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या उनके लिंक शायद इनसे ज़्यादा है। क्योंकि चड्ढा साहब ये सारा घपला होने से पहले, ये सारा बहुत सारे जो उठापटक हुई राजनीति में, दिल्ली की राजनीति, उससे पहले वो भाग गए अपनी आँख का ऑपरेशन कराने के लिए इंग्लैंड। और आप ये देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक जैसा इतना बेहतरीन कहना चाहिए कि चिकित्सा का प्रावधान छोड़ करके या चिकित्सीय सुविधाओं को छोड़ करके चड्ढा जी चले गए अपने आँख का ऑपरेशन कराने के लिए लंदन। और वो भी इतने दिनों तक वो वहाँ पर बसे हुए हैं कि उनका आँख का ऑपरेशन है। भैया, आँख का ऑपरेशन हुआ है कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई है कि ब्रेन सर्जरी हुई है? इतने लंबे समय तक तो कोई ब्रेन सर्जरी करवा के भी कहीं विदेश में नहीं पड़ा रहेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करवा के भी नहीं पड़ा रहेगा। और आँख का ऑपरेशन तो मुश्किल से 2-4 दिन का मामला होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी तो कुछ जो जानकार लोग बताएंगे कि एक आँख के ऑपरेशन में कोई 2-4-6 महीने, साल भर क्या विदेशों में ही पड़ा रहता है। लेकिन मुझे लगता है चाहे चड्ढा जी के, चाहे उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा के, चाहे प्रियंका चोपड़ा के, कहीं ना कहीं लिंक जो थे वो केजरीवाल साहब से ज़्यादा थे। तो चड्ढा जी तो इनको आपातकाल में ऐसे छोड़ के गए कि वो पलट के आए ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं भगवंत मान जी की। भगवंत मान जी इनके ऐसे मित्र थे कह लीजिए, या इन्होंने उनको अपना नौकर बना रखा था। जब कहीं आना जाना होता था, उनका वो ड्राइवर बन के अपना प्लेन लेके आ जाते थे और केजरीवाल साहब को यहाँ से वहाँ की सैर कराते रहते थे। लेकिन इस आपातकाल में आप देखिए कि बंदा इस तरह से केजरीवाल से एकदम कटा हुआ है कि हालांकि जो 6 लोगों की लिस्ट केजरीवाल साहब ने मिलने के लिए दी हुई थी, 6 लोग उनसे मिल सकते हैं, उनमें एक भगवंत मान जी भी थे जिनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था, छिपा करके रखा लेकर, लेकिन बाद में पता चला कि उनका नाम
था उन लोगों में, लेकिन भगवंत मान जी उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे। अब सुन रहे हैं कि वो 15 तारीख को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई हो रही है, इनके जो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के अगेंस्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, उस दिन ये मिलने जाएंगे। उसके बाद संजय सिंह का रुख क्या है वो तो दुनिया देख रही है। संजय सिंह ने कैसे इनके पीठ में छुरा घोंपा है ये अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। उसके बाद इनके जो 3 खास मित्र थे वो तो इस तरह से इनको दगा दे करके चले गए। आज जो छोटे लेवल के इनके पास 2 मित्र और हैं, एक आतिशी और एक सौरभ भारद्वाज। आतिशी तो हर पल पल में इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो कहती हैं आज मैं ये खुलासा करूंगी, आज मैं वो खुलासा करूंगी, आज मैं ये बता दूंगी, आज मैं वो बता दूंगी। जो बताने आती हैं तो वही खबरें सुनाती हैं जो मीडिया 4 दिन से सुना रहा होता है, जो सोशल मीडिया 8 दिन से सुना रहा होता है। तो उनके खुलासे में अब वही है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, तो चूहिया भी नहीं निकलती है। अब तो हमें लगता है मरी हुई चींटी भी नहीं निकलती है इनके आतिशी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिलहाल तो मैंने तो आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब सुनना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सौरभ भारद्वाज जी की क्या बात करें, पता नहीं सौरभ भारद्वाज जी खुद इतने पढ़े लिखे समझदार हैं या फिर दूसरों को इतना सिरे से बेवकूफ़ समझते हैं। अभी ये भाषण दिए हैं 1-2 दिन पहले कि पहले भी इन लोगों ने दिल्ली में सरकार गिराई थी और राष्ट्रपति शासन लागू किया था। अरे बेवकूफ़ किन लोगों ने? जब दिल्ली में फरवरी 2014 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो आपके अपने महामहिम ने, आपके अपने सीएम ने, आपके अपने केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद तो केंद्र सरकार की मजबूरी थी कि वो राष्ट्रपति शासन लगाता, और वो भी उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यानी देखा जाए तो कांग्रेस, आप तो कांग्रेस 2 है, आपकी तो ये सारी अंदर ही अंदर कांग्रेस के साथ सेटिंग चलती थी। तभी तो आपने वहाँ पर उस समय ये कह के इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं गठजोड़ की सरकार नहीं चलाऊंगा। अरे गठजोड़ की सरकार नहीं चलानी थी तो जिस कांग्रेस को आपने दिल्ली में हराया उसी कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन करके बनाई क्यों थी सरकार? और अगर बनाया था तो उस कार्यकाल को पूरा क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपकी जो माता जी हैं यानी सोनिया गांधी हैं, उन्होंने आपसे कहा था कि भैया तुम जाओ बनारस। उन्हें लग रहा था कि उस समय केजरीवाल जी का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो मोदी जी को बनारस में हरा देंगे। तो मोदी जी को हराने के लिए इन्हें बनारस भेजा गया था और यहाँ पर इन्होंने ये अपना त्यागपत्र दे दिया था कि भाई मैं यहाँ पर गठजोड़ की सरकार, गठबंधन की सरकार नहीं चलाऊंगा। तो सौरभ जी की या तो उनको अपनी ही पार्टी की जानकारी नहीं है या फिर वो जनता को बरला रहे हैं कि भाई बात पुरानी हो गई, लोग अब भूल गए होंगे। तो फिलहाल तो इनके बारे में इनके दोस्त, फिर वही मैं बता रही हूँ कि आज भी तुलसीदास जी की वो चौपाई आज भी कितनी प्रासंगिक है कि किसी भी मुद्दे पर उसको रख करके हम जांच सकते हैं कि वाकई पुराने समय में जो लोग लिख करके गए हैं वो कितना बेहतरीन लिख करके गए हैं। और क्या कहते हैं, जहाँ तक अपनी भाभी जी सुनीता केजरीवाल जी की बात है तो केजरीवाल जी तो पूरी तरह से सुनीता केजरीवाल जी तो केजरीवाल की पत्नी का रोल पूरी तरह से निभा रही हैं। कि वो कहते नहीं है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो सुनीता केजरीवाल जी उस पचिन्नों पर चल रही हैं, लेकिन उनके मित्रों ने उन्हें इस तरह से धोखा दिया है कि उसके लिए मुझे तो ये याद आता है, वो शोले का डायलॉग याद आता है कि अब तेरा क्या होगा केजरीवाल। चलिए, वैसे भी लोग ये कहते हैं कि जितनी जल्दी आपका राइज होगा उतनी जल्दी आपका फॉल होगा, क्योंकि पीक पर पहुंचने के बाद अगर आप पीक पर पहुंच गए तो पीक के बाद तो डाउनफॉल ही होगा ना, उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो अगर आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा अपनी उन्नति के लिए, लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाएंगे तो जितनी तेज़ी से ऊपर जाएंगे उतनी तेज़ी से नीचे आएंगे, और एक बार पीक पर पहुँचने के बाद ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, फिर उसका सीधा रास्ता डाउनफॉल ही होता है। इस सच्चाई को अगर लोग समझ लें तो शायद दुनिया में आम जनता की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाए। चलिए, इसी प्रवचन के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।